हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलेगा। तो एक विशेष न्यूज बता दूं कि आपके जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है वे कितने 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो आपके पास इतने दिन रहे हैं, तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आके बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है, आपका सही जवाब हो जाता है मुंबई शहर। मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या जो ऑप्शन सी इसका जवाब लगा देते हैं, क्या दिल्ली इसका जवाब लगा देते हैं, क्योंकि सुनने में आता है दिल्ली। तो दिल्ली जो अधिकतर बच्चे होते हैं दिल्ली इसका करेक्ट जवाब लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई शहर सबसे बड़ा है। आपको पता होते साथे और आपके जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादा गलत होते हैं, क्या जिन्हें आप क्वेश्चनों को हल्के में ले जाते हैं कि ये तो ईजी ही हैं, इन्हें हम ऐसे ही लगा देंगे, वही क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन भी कवर करने हैं और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कवर करने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया था? जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम था वह कब लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम था वह कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2002 में। 2002 में भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का जो बोस्टन है वह किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई? क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ आप अगर भी जैसे SSC GD यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर जो GD की नौकरी होती है उनमें भी आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? जमशेदपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप से जाना जाता है? एक बार मैं फिर से बता दूं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप गलत करते हो। क्या जो इजी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर क्वेश्चन उन्हें अधिकतर बच्चे जो हैं उन्हीं को गलत कर पाते हैं। तो भारत का खाद्यान्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पंजाब को क्या कहा जाता है? खाद्यान्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रति बरस भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? प्रति वर्ष जो भारत में पशु मेला लगता है कहाँ पर लगता है? तो कहाँ पर लगता है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? सोनपुर, बिहार में। कहाँ पर? सोनपुर जो स्थित है बिहार में पशु मेला लगता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपको किसी ना किसी सेट में और किसी ना किसी डेट की जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जो पेपर हैं किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिल जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के में स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ से? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है हीराकुंडा बांध। हीराकुंडा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में पहले स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी?
कमलजीत सूद कौन थी? कमलजीत सिंधु थी। तो ऑप्शन ए आपका जो है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह कौन थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। अधिकतर बच्चे बोल रहे थे कि सर हम एक टेस्ट के रूप में एक ना एक क्वेश्चन हर वीडियो में दिए जाएगा। तो हम आपको जो क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन थी और महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इन दोनों को ही आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आपको यह भी बताना होगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य आपको क्या लगाना है? राजस्थान लगाना है। अगर वहां पर जनसंख्या का जिक्र हो जाए तो क्या लगाना है? उत्तर प्रदेश लगाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कलकत्ता लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या? कोलकाता अधिकतर बच्चे लगाते हैं। मुंबई बंदरगाह आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपका अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे कि भारत का जो ग्लेशियर है वह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो यहाँ पर आपको माइंड में क्या, आपके माइंड में भारत का मैप आ जाना चाहिए कि नेपाल कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है और चीन कहाँ पर है। तो थोड़े से हम मैप के माध्यम से समझा दें कि ये भारत का मैप है। क्या है? यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश से ऊपर आपका क्या है? नेपाल है। और यहाँ पर क्या आ जाता है? भूटान आ जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है? ये सारा स्थान कौन सा है? चीन का स्थान है। कौन सा? चीन और तिब्बत वाला स्थान है, क्योंकि जो तिब्बत का स्थान है वह भी अब किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा राज्य है। तो किस राज्य की सीमा तीनों देशों के साथ लगती है? तो किस राज्य की सीमा तीनों देशों के साथ लगती है? सिक्किम की सीमा तीनों देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की भूटान और किसके साथ लग जाती है? चीन के साथ लग जाती है। अरुणाचल प्रदेश की किसके साथ लग जाती है? चीन, म्यांमार और यहाँ के जो देश हैं बर्मा और इनके साथ लग जाती है। किनके साथ लग जाती है? इनके साथ लग जाती है। और मेघालय का तो आपको पता ही होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ किसकी सीमा लगती है? तो सिक्किम की सीमा लगती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है? तो कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के तटरेखीय लंबाई कितनी है? जो भारत की तटरेखीय लंबाई है वह कितनी है? तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखीय लंबाई है। आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? केरल में। केरल में शांत घाटी स्थित है। कहाँ पर? केरल में शांत घाटी स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा मापी जाती है। जो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है वह किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो किस यंत्र द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम की दृष्टि से कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चन्ना। क्या हो जाएगा? चन्ना मेरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 में हुई थी। जो पानीपत के तीनों युद्ध हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में, हर प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक युद्ध पूछ लिया जाता है। जैसे आपको इसमें पूछा गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई थी?
तो पानीपत की किन दो शासकों के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जब प्रथम लड़ाई हुई थी, वह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जो खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? जो भारत का मानक समय है उसको कौन सी रेखा निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है जो भारत में मानक समय को निर्धारित करती है वह कौन सी रेखा करती है? तो कौन सी रेखा करती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कौन सी? 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है वह क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना होगा निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कृष्णा नदी पर बना है। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पावर। पावर जो है वह अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्दी के कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे। जो सर्दी के कपड़े होते हैं वह हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे आपको बताना होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्योंकि वे। आपका क्वेश्चन है, जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? जो सर्दी के कपड़े होते हैं वे हमें क्यों गर्म रखते हैं? तो आपने क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा। क्यों गर्म रखते हैं? शरीर के तापमान को निकालने से रोकते हैं। जो शरीर का तापमान होता है उसको निकालने से रोकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो चूहे मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? किसका? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से समृद्ध है या संबंधित है? जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं, भाग 1 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं या भाग 5 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो मैं मानता हूं कि आपने भी अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इसका जरूर पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको क्या कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? निम्नलिखित में से किस आधार को हटाता है? तो किस आधार को हटाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाता है। किसे हटाता है? संपत्ति के अधिकार को हटाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को किस रूप में माना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? जो जापान की संसद है उसे और किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जेमिनी राय किस रूप के लिए प्रसिद्ध थे? जो जेमिनी राय थे वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में प्रसिद्ध थे? पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, NCERT का अर्थ है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड
ट्रेनिंग। क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट भी कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फिल्म सलाम डंग मिलियनेयर के निर्देशक कौन है? के निर्देशक कौन है? तो कौन है? तो आपका सही जवाब होता है प्रकाश झा। कौन है? प्रकाश झा है। तो ऑप्शन सॉरी इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डैनी वायल्स। कौन है? डैनी वायल्स है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? पहली अपंग महिला भारत जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला भारत पर चढ़ने आपका क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाता है अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा क्या लिखी गई है? मुद्रा राक्षस लिखी गई है। तो डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और न्यू अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? विष्णुपद जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गया में, बी वाराणसी में, राजगीर में या नालंदा में। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है गया में। कहाँ पर? गया में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है कि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। भारतीय अनुसंधान जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? जो गंगा नदी के तट पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थान है जो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मथुरा। मथुरा गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? मथुरा गंगा नदी के किनारे नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? जो हैरी पॉटर की पुस्तक की जो कड़ियाँ हैं वह किसके द्वारा रचित हैं? तो उन्हें की रचना किसने करी? हैरी पॉटर पुस्तक की जो कड़ी हैं उनकी रचना किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा जे.के. रोलिंग ने। किसने की थी? जे.के. रोलिंग ने की थी। तो ए आपका भी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार के असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वह किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? संगीत के लिए दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो कौन नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइएगा टेनिस खिलाड़ी कौन नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा माइकल फेल्प्स। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 43 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका अगला क्वेश्चन है आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का नेशनल स्टॉक
कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे नवीन बलि पर्वत श्रेणी है? दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो 47वां क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नॉर्वे को, बी ऑस्ट्रेलिया को, सी जापान को या फिलीपींस को। तो किस को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है जापान देश को। जापान देश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। आपको बताना होगा कि जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? जो अमेजन नदी महत्वपूर्ण नदी है वह किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? दक्षिणी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब आपका बी हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपका करेक्ट हो जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन विश्व राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा कौल संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में या छत्तीसगढ़ में। इंदिरा कौल संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।